चंदनपुर गांव के किनारे देवराज और प्रिया एक छोटे से घर में रहते थे। देवराज कुम्हार था, उसकी कला में निखार था, पर गरीबी ने उसे हमेशा घेरे रखा। वह अपनी पत्नी प्रिया और अपनी इकलौती बेटी रोशनी के लिए बेहतर जीवन का सपना देखता था। देवराज, आज तो मिट्टी का रंग भी फीका लग रहा है, जैसे हमारी किस्मत हो गई है। हुकुमचंद सेठ ने पिछले महीने की किश्त पर और सूद जोड़ दिया है। मुझे पता है प्रिया, इस सूद के जाल से हम कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। वो कल मुझसे कह रहा था, तेरा धंधा तो मिट्टी जैसा है जिसे कभी भी पानी डालकर तबाह किया जा सकता है। उसका अहंकार आसमान छू रहा है। आज रोशनी पूछ रही थी कि क्या वो भी कभी शहर के बच्चों की तरह रंगीन खिलौनों से खेल पाएगी। देवराज, उसके लिए ही कुछ करो। मैं क्या कर सकता हूँ प्रिया, मेरी कला ही मेरी पूंजी है, पर उस पूंजी का मोल हुकुमचंद नहीं समझता। वो कल मुझसे कह रहा था, तेरा ये मिट्टी का चक्का सिर्फ धूल उड़ाता है देवराज, पैसा कमाना है तो लोहा गर्म कर। उनकी बातों पर ध्यान मत दो, लेकिन हमें गांव के कुएं का पानी भरने के लिए रोज इतनी दूर क्यों जाना पड़ता है? हुकुमचंद ने तो अपने नौकरों से कह दिया है कि कोई और उसके कुएं से पानी ना भरे। हाँ, उसने साफ मना कर दिया है। वो कहता है, जिसके पास धन है जल भी उसी का है। प्रिया, आज मैं जंगल की तरफ जा रहा हूँ। पुरानी मिट्टी का ढेर अब काम नहीं दे रहा। मैं अच्छी लचीली मिट्टी की तलाश करूंगा। ठीक है, लेकिन अंधेरा होने से पहले लौट आना। निराशा और उम्मीद के मिश्रण के साथ जंगल की ओर निकल पड़ा। उसने कई घंटों तक नदी किनारे और पहाड़ों की तलहटी में मिट्टी खोजी। थकान के कारण वह एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी एक शिकारी ने उड़ती हुई चिड़िया पर निशाना साधा और चिड़िया को गोली मार दी। घायल चिड़िया आसमान में तड़पती हुई बहुत दूर देवराज के सामने जाकर गिर पड़ी। अरे, तुमको किसने गोली मारी है? तुम जख्मी हो गए हो प्यारे पक्षी। तुम तो किसी खास जगह के लगते हो। हाँ, मैं चिड़िया लोक की चिड़िया रानी हूँ। मैं जा रही थी अपने चिड़िया लोक, तभी किसी शिकारी ने अपनी बंदूक से मेरे ऊपर निशाना लगाया। मेरी जान तो बच गई, लेकिन मेरे पर में कुछ चोट आ गई है। अच्छा, तो तुम चिड़िया लोक की रानी हो, लेकिन तुम बोल कैसे सकती हो? ये तो असंभव है। कोई परिंदा भी बोल सकता है क्या? हाँ, मैं बोल सकती हूँ, जैसा कि तुम देख रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर पक्षी बोले। सिर्फ वही पक्षी बोल सकता है जो रानी और उसका सलाहकार हो, ताकि वो सभी पक्षियों का रक्षा कर सके। अच्छा ठीक है, तुम काफी जख्मी हो, मैं तुम्हें अपने घर ले जाता हूँ। राजू चिड़िया रानी को अपने साथ लेके चला जाता है। क्या लाए? क्या यही वो अच्छी मिट्टी है जिसकी तुम तलाश कर रहे थे? प्रिया, मजाक मत उड़ाओ। ये घायल है, हमें इसकी सेवा करनी होगी। लेकिन जरा ध्यान से देखो, इसका ये पंख कितना चमकदार है। देवराज, ये पंख नहीं है, ये तो माणिक है। ये पत्थर की तरह सख्त और आप जैसा लाल है। मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। ये तो असली माणिक है। और देखो, चिड़िया को जरा भी दर्द नहीं हुआ। ये कैसे मुमकिन है? शायद ये कोई जादुई पक्षी है। हमने अपनी आंखों से देखा है। अब हमें इसे दुनिया से छुपा कर रखना होगा। हमें आजादी मिल गई। हाँ, पर हमें लालच में नहीं पड़ना। हम रोज सुबह इंतजार करेंगे। अगर ये रोज हमें एक ही माणिक पंख देता है तो हम अपनी दौलत का इस्तेमाल गांव के भले के लिए करेंगे। अगले दिन सुबह होते ही देवराज ने चिड़िया के बारे में देखा। चिड़िया शांत बैठा था और उसके पास जमीन पर एक और बिल्कुल वैसा ही माणिक पंख पड़ा था। भगवान ने सचमुच हमारी सुन ली। रोज एक। हमें इसे अब माणिक पंख वाली चिड़िया कहना चाहिए। हाँ, और इसकी सेवा हम अपनी जान से ज्यादा करेंगे। अब सुनो, हम इस माणिक पंख को बेचेंगे, पर धीरे धीरे, ताकि हुकुमचंद को शक न हो। शहर में किसी जौहरी को नहीं, बल्कि दूर के जिले में जाकर। देवराज और प्रिया ने अपनी योजना पर काम करना शुरू किया। वे हर माणिक पंख को दूर के शहरों में बेचते और धीरे धीरे एक बड़ी रकम जमा की।
देवराज ने अपनी पहली परियोजना गांव के लिए एक साफ पानी का सार्वजनिक कुआं बनाना तय किया। बुजुर्गों, मैंने तय किया है कि मैं गांव में एक नया गहरा पक्का कुआं बनवाऊंगा। सबको बिना किसी शुल्क के शुद्ध पानी मिलेगा। देवराज, ये तो सपना है, इसमें लाखों लगेंगे। तुम एक कुम्हार हो, इतना पैसा कहाँ से लाओगे? हमारे पास भी इतने पैसे नहीं कि हम तुम्हारी मदद कर सके। बस आप इतना समझिए कि अब भगवान मेरे साथ है। पैसा मैंने ईमानदारी से कमाया है। आप बस सहयोग दीजिए। तो ठीक है बेटा, तुम काम शुरू करवाओ, हम तुम्हारा पूरा साथ देंगे। भगवान ने चाहा तो हम बहुत जल्द अपनी हर इच्छा को पूरा कर सकेंगे। अगले दिन कुएं की नींव पड़ते ही सेठ वहां पहुंचकर भड़कते हुए, ये सब क्या चल रहा है? यह कुआं मेरी जमीन पर क्यों बन रहा है? देवराज, तुम क्या सिद्ध करना चाहते हो कि तुम मुझसे ज्यादा अमीर हो? सेठ जी, ये जमीन गांव की साझा संपत्ति है और मैं सिर्फ गांव वालों की सेवा कर रहा हूँ। आपको इसमें क्या आपत्ति है? आपत्ति है, बड़ी आपत्ति है। अगर लोगों को मुफ्त में पानी मिलेगा तो वे मेरे सामने झुकेंगे क्यों? मेरी सत्ता किस काम की? कौन तुमसे पूछेगा कि आपकी दौलत का राज क्या है? सेठ जी, आप अपनी सत्ता को लोगों की प्यास से क्यों जोड़ते हैं? क्या इंसानियत मर गई है? ओह, इस कुम्हार की पत्नी, तुम ज्यादा मत बोलो। ईमानदारी का नाटक बंद करो देवराज। यह दौलत तुमने कहीं से चुराई है। खबरदार सेठ जी, मैंने कुछ नहीं चुराया। मैं जो कर रहा हूँ वो गांव की भलाई के लिए है। आप अपनी शक्ति का इस्तेमाल लोगों को तोड़ने में करते हैं और मैं जोड़ने में करूंगा। गांव वालों, आप सब गवाह हैं। गांव वालों ने पहली बार हुकुमचंद के सामने खड़े होकर देवराज का समर्थन किया। सेठ जी, आप हमारे लिए कुछ कर नहीं रहे हो। अगर कोई कर रहा है तो उसे करने नहीं दे रहे। आप चाहते हो कि हम सुकून की जिंदगी ना गुजार सकें, आपके सामने हमेशा झुक खड़े रहें। हाँ हाँ देवराज, जो कर रहा है वो सही है। हुकुमचंद गुस्से से पागल हो गया। कुआं बन गया और गांव की तकदीर बदल गई। हुकुमचंद ने उसी रात देवराज के बर्तनों के ढेर को तोड़कर अपनी भरास निकाली। कुआं बनने के बाद देवराज की इज्जत आसमान छूने लगी। हुकुमचंद की सत्ता पर सीधा वार हुआ था। हुकुमचंद ने देवराज के खिलाफ साजिश रचनी शुरू कर दी। ये कुम्हार मुझे पानी पिला रहा है। मेरी इज्जत मिट्टी में मिल गई। उसने कुआं नहीं, मेरी गर्दन पर फांसी का फंदा बनाया है। मुझे लगता है उसने कहीं से काला धन कमाया है, वरना एक कुम्हार इतने कम समय में इतना पैसा कैसे लगा सकता है? हाँ, मुझे पता है। मैंने उसके बर्तनों को तोड़ दिया, पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। इसका मतलब है उसका असली धंधा बर्तन नहीं है। मुझे उसका राज जानना ही होगा। हुकुमचंद ने एक हफ्ते तक देवराज के घर पर दूर से नजर रखी। एक रात, चांदनी रात में, वह देवराज के घर की पिछली दीवार के पास छिप गया। प्रिया, आज का माणिक कितना बड़ा है। अब हम अगले महीने पाठशाला का काम शुरू कर सकते हैं। तुम इस चिड़िया की वजह से देवराज नहीं बल्कि देवता बन गए हो। मैं रोज प्रार्थना करती हूँ कि ये चिड़िया हमेशा हमारे पास रहे। हाँ, ये हमारी किस्मत है। पर हमें ये याद रखना होगा प्रिया कि ये रोज सिर्फ एक मारिक पंख देता है। हमें लालच नहीं करना चाहिए। अगर ये पक्षी हमारे पास है तो हमारा जीवन सुरक्षित है। रोज सिर्फ एक मानिक पंख? अरे मूर्ख, अगर ये रोज एक पंख गिराता है तो इसके पूरे शरीर में हजारों मानिक होंगे। ये लोग छोटे छोटे टुकड़ों में बेच रहे हैं और मैं एक ही बार में पूरी खान निकालूंगा। देवराज और प्रिया दोनों सोने चले जाते हैं। तभी सेठ मौका पाते ही रानी चिड़िया को चुराकर अपने घर लेकर चला आता है। जाग जाओ, हमें पता चल गया। वो धोखेबाज एक जादुई चिड़िया से अमीर बन रहा है। उसके पूरे जिस्म में माणिक पंख भरे हैं। क्या? माणिक पंख भरे हैं?
हाँ, अगर हम उस चिड़िया को मारकर उसके पंख से सारे मानिक एक साथ निकाल लें, तो हम पूरी रियासत खरीद सकते हैं। जल्दी करो, आज रात ये काम करना है। लेकिन क्या ये सही होगा, एक पक्षी को मारना? सही और गलत ये सब अमीरों के लिए है, हमारे लिए केवल दौलत ही मायने रखती है। चुपचाप मेरे साथ आओ। आज इस छोटी सी चिड़िया के पंख से मेरी सारी किस्मत बदल जाएगी। हुकुमचंद, रुक जाओ, ये भयानक है। कहीं ये सिर्फ एक साधारण पक्षी ना हो? चुप! मानिक पंख? वह झूठ नहीं हो सकता। ये देख। हुकुमचंद ने बिना किसी हिचकिचाहट के उस जादुई चिड़िया को मार डाला। उसने जल्दी से पक्षी को खोलकर देखा। ये क्या है? यहाँ तो सिर्फ हड्डियां हैं और मांस है, कोई मानिक पंख नहीं। मेरा सारा पैसा, मेरी सारी उम्मीदें सब खत्म। मैंने कहा था, तुमने लालच में अपनी बुद्धिमानी खो दी। अब हम क्या करेंगे? देवराज हमें नहीं छोड़ेगा। हमें जल्दी से इसे जंगल में फेंकना होगा, रात खत्म होने से पहले, वरना हम फंस जाएंगे। हुकुमचंद जल्दी से मरी हुई चिड़िया को लेकर अंधेरे में भाग रहा था। तभी गांव के सतर्क चौकीदार बलबीर की नजर उस पर पड़ी। कौन है? हुकुमचंद सेठ, तुम इस रात में क्या फेंक रहे हो? यह क्या है? यह तो देवराज की चिड़िया है। तुमने इसे मार डाला? बलबीर, मुझे माफ कर दो, किसी को बताना मत। ये बात यहीं पर खत्म करता। नहीं सेठ जी, इसका जवाब तो तुम्हें देना होगा कल पंचायत में। सुबह पंचायत बुलाई गई। देवराज और प्रिया ने रोते हुए कबूतर को देखा। हुकुमचंद, तुमने अपने लालच में क्या किया है? देवराज ने इस चिड़िया के मानिक पंख से गांव के लिए कुआं बनवाया और तुमने लालच में उस जीवन को छीन लिया। मुझे माफ कर दो, मैंने ही उसके बर्तन तोड़े थे। मैं उसकी ईमानदारी और कामयाबी से जलता था। मैंने सोचा था कि चिड़िया के पंख में पूरा खजाना है। मैं सब कुछ खो चुका हूँ। सेठ जी, आपने केवल एक पक्षी को नहीं मारा, आपने सभी के विश्वास को मारा। हमारे लिए एक एक मानिक पंख का मूल्य था, आपके लिए केवल एक बार में सब कुछ चाहिए था, और लालच का यही दंड है। देवराज, मुझे माफ कर दो, मैं लालच में अंधा हो गया था। सेठ हुकुमचंद जी, तुमने जिस पक्षी को मारा था वो जंगल का एक आम पक्षी था। मुझे मालूम था तुम लालच और बदले की भावना से कुछ जरूर करोगे, इसलिए मैंने वहां पर एक उसके जैसा दिखने वाला पक्षी रख दिया था। क्या वो जादू पंख वाला पक्षी नहीं था? हाँ, अभी मैं तुम्हें दिखाता हूँ। रानी चिड़िया, आ जाओ। जादुई चिड़िया उड़ती हुई आती है और देवराज के कंधे पर बैठ जाते हैं। सरपंच जी, मैं चिड़िया लोक की चिड़िया रानी हूँ। मेरी जान जंगल में देवराज ने बचाई थी, इसलिए मैं उसे रोज एक माणिक पंख देती थी। मुझे बहुत दुख है कि इस इंसान ने लालच में आकर मेरे जंगल के एक सदस्य को मार डाला। इसे दंड मिलना ही चाहिए। सरपंच अपना फैसला सुनाता है। हाँ चिड़िया रानी, तुम्हें इसका इंसाफ जरूर मिलेगा। साहूकार हुकुमचंद को गांव से बहिष्कृत किया जाता है। उनकी संपत्ति का उपयोग गांव की पाठशाला बनाने में किया जाएगा, जैसा कि देवराज चाहते थे। ये कहानी हमेशा याद रखेगी कि लालच का परिणाम विनाश होता है। चिड़िया रानी, अब तुम अपने घर जा सकती हो। अब तुम्हारे जख्म भी ठीक हो गए हैं। देवराज, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद।